साथियों, आज एक ही वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का कंप्लीट क्लास देखेंगे। आज इसी क्लास में एक ही वीडियो में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास तो आपको पढ़ना ही है। तो आज का ये क्लास आप कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आज के इस क्लास में मिल जाएंगे, और इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं छूटेगा। ये चले फिर देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, आज की इस क्लास में बिल्कुल सरल भाषा में आपको सारा जो है प्राचीन भारत का इतिहास समझाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में बनाने में कोई भी कठिनाई ना आए और आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको याद रखना है जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखना, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है साथियों। तो राइट आंसर होगा हेरोडोटस। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस, आपको ये नाम याद रखना है। चलिए, तो सिंधु सभ्यता की शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? तो साथियों देखिए, पेपर में आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा टाइप में पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ये किस लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है वहां, सुनियोजित शहर हेतु। याद रखना, तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या व्यवसाय करते थे? तो याद रखना, वो कृषि किया करते थे, कृषि। ठीक है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो कौन सा मुख्य फसल की कृषि करते थे? तो याद रखना, जौ और गेहूं की। ठीक है, तो जौ और गेहूं यहां आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी पुरास्थल है वो है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना, ये पूछा जाता है ये सब। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी पुरास्थल है वो है साथियों देखिए सुतका गेंडर, जो कि साथियों बलूचिस्तान में स्थित है। ये जो सुतका गेंडोर है ये आपका बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है। ठीक है, देखिए, पूर्वी आपका हो गया आलमगीरपुर और पश्चिमी हो गया सुतका गेंडोर। याद रखना, सुतका गेंडोर हो गया। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल भी देख लेते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी पुरास्थल है वह है मांदा, जो कि साथियों अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी पुरास्थल है वह है आपका दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने। कब? तो 1828 ईस्वी में। याद रखना, देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई जो कराई थी उसके प्रभारी कौन थे? तो याद रखिए, सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस प्रकार की थी? तो देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो थी साथियों कांस्य युगीन। याद रखना, कांस्य युगीन। आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा की सभ्यता क्या थी या किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन यहाँ आपको आंसर करना है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो साथियों, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक। चित्रात्मक, इसको भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। याद रखना, चित्रात्मक ना मिले ऑप्शन में तो भाव चित्रात्मक आपको याद रखना है। देखिए, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो है मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ। याद रखना, खरोष्टी लिपि ये किस प्रकार से लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाईं ओर। ऑप्शन नंबर याद रखना, जो भी आपको ऑप्शन ये दिखे कि दाएं से बाएं, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी तो दाएं से बाईं ओर। आगे देखिए, आग का आविष्कार जो है, आग का आविष्कार ये किस काल में हुआ था? तो भाई, आग का आविष्कार जो है साथियों ये पुरापाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किस जानवर को? तो सबसे पहला जो पालतू बनाया गया था वो कुत्ता को बनाया गया था। याद रखना। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये
किस प्रकार की थी या किस काल की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल की थी। याद रखना, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? तो देखिए, हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी के तट पर स्थित है, ऐसा पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखना, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल जो है वो है साथियों लोथल। लोथल की बात करें तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे, यानी हड़प्पा के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की। याद रखना, हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे, अनभिज्ञ थे, यानी हड़प्पा वासी लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? यानी हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें कौन सा रंग दिया जाता था? तो साथियों याद रखना है लाल रंग। देखिए, मृद भांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड और चावल के दाने ये कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो साथियों याद रखना, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो बात करें मोहनजोदड़ो की तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। कब की थी? तो 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 में। याद रखना, नर्तकों की कांस्य मूर्ति ये कहाँ से मिली है? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकों की जो कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। याद रखना, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रमुख स्मारक है वह है साथियों बृहत स्नानागार। याद रखना, मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम है इराक। ठीक है, इसका हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो भाई देखिए, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक या हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो साथियों देखिए, जो सिंधु घाटी के लोग थे ना वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। तो मातृ देवी ये आपको याद रखना है। देखिए, अब देखते हैं साथियों वेद, पुराण तथा उपनिषदों को। वेद, पुराण और उपनिषदों से, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह पुराणों की संख्या है साथियों 18। और इन 18 पुराण में से जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। याद रखना, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों की रचना किसने की थी? तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। याद रखना, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो बात करें वेदों की संख्या की तो वेदों की कुल संख्या है 4। ठीक है, जिसमें से एक आपका ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है, एक सामवेद है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। याद रखिएगा। यहीं बात करें उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें प्रामाणिक कितने उपनिषद हैं? तो 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो साथियों देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो था अलबरूनी। ठीक है। उपनिषद ये किसका विषय वस्तु है? तो उपनिषद की बात करें तो ये साथियों किसका विषय वस्तु है? तो दर्शन का। देखिए, ब्रह्मांड ये किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड जो है ये कर्म कांड से संबंधित है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह है आपका ऋग्वेद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो याद रखना, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वेद है जिसमें गद और पद का वर्णन है? तो याद रखना, यजुर्वेद में। देखिए, अगला है शतपथ ब्रह्मांड, ये किससे संबंधित है? तो शतपथ ब्रह्मांड जो है ये भी आपका यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र
संग्रहित वाला वेद, यानी वह कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना के बारे में बताया गया है? तो याद रखना अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो साथियों देखिए, भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है, याद रखना। गायत्री मंत्र ये किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र की बात करें तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो साथियों गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। अगला है, गायत्री मंत्र ये किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है, गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जो गोत्र शब्द है इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, याद रखना है। अगला है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा कृष्ण। अगला है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। ठीक है, अलवार नयनार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा, आर्यों के जानकारी का स्रोत कहाँ है? यानी आर्यों के जानकारी के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो साथियों आर्यों के जानकारी का स्रोत जो है वह है आपका ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? यानी ऋग्वेद में कौन सी नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है? तो याद रखना सिंधु नदी का। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो साथियों ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वह है आपका सरस्वती, याद रखना। दोनों देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित होने वाला नदी है सिंधु नदी, और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित पवित्र नदी यानी ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र। ठीक है, जिसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखना। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको आंसर करना है इंद्र के लिए। अगला है, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और सबसे बाद निर्मित जो मंडल है वह है 10वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो साथियों ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित जो मंडल है वह है 9वां मंडल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखना। ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन हैं? तो भाई प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है साथियों मनु। ठीक है, मनु याद रखना है। अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो देखिए, स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वह है आपका मनु स्मृति। ठीक है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना विज्ञानेश्वर। अगला है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो महाभारत का अन्य नाम है साथियों जय संहिता। अगला है, महाभारत की रचना जो है किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी, याद रखना। महाभारत की रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। तो भाई यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किस शीर्षक से यानी किस टाइटल से किया गया था? तो याद रखना रज़्मनामा के टाइटल से। आज साथियों आपका पूरा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। साथियों वीडियो को लाइक तो जरूर करना। और आपको बता दें ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जितनी भी एग्जाम्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए। अब साथियों आर्यों के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आर्यों की बात करें तो आर्यों का भारत आगमन यानी आर्य लोग भारत में कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व में, याद रखना 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो भाई आर्य जो है सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, याद रखना। ठीक है, देखिए ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो साथियों जो ऋग्वेदिक आर्य लोग थे इनकी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अगला आर्य लोग भारत आए थे कहाँ से? तो भाई ये जो आर्य लोग थे ये भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखना मध्य एशिया से आए थे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना एक लाइन में, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैंने वन लाइनर लिया है ताकि कम समय लगे इस क्लास को कंप्लीट होने में। अगला है, शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो देखिए शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने साथियों, याद रखना है।
चलिए, तो जैन तथा बौद्ध धर्म को अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैन और बौद्ध धर्म को अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बुद्ध जन्मे थे, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। याद रखना, बुद्ध की मृत्यु यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई, बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है वो साथियों महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। याद रखना। देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिए, आलर कलाम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, आलर कलाम। देखिए, बुद्ध द्वारा यानी गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों याद रखना, महाविनिष्क्रमण के नाम से। अगला है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। देखिए आगे, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो भाई, गौतम बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो साथियों याद रखिएगा, सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ ने दिया था। सारनाथ में आपको याद रखना है। और बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो भाई याद रखना है साथियों, पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा, ये आपको याद रखना है। देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह में दिया था? तो याद रखना, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म जो है इसका तीन रत्न हैं जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्न। तो वो कौन से त्रिरत्न हैं? तो याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में इनमें से कौन सा एक है? तो इन तीनों में से कोई एक आपको दे दिया जाता है, वो आपको चुनना होता है। या फिर ऐसा होता है कि आपको पूछा जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, गौतम बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो उसमें से आपको बौद्ध धम्म दे दिया होता है, एक आपको बताना होता है जो कि ऑप्शन में रहता है संघ, ये आपका आंसर होता है। इसीलिए आपको तीनों ये याद रखना है कि ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। याद रखना, प्रजापति गौतमी। अगला देखिएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा है उसका नाम है साथियों जातक। याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है जिस साल में जिस वक्त गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसी समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, देखिए, अजात शत्रु के काल में राजगिरी में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। देखिए, अजात शत्रु के काल में, ठीक है, राजगिरी में चतुर्थ बौद्ध संगीत नहीं, देखिए यहाँ पर अजात शत्रु के काल में नहीं, आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था ना साथियों, ये कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। अजात शत्रु के समय में नहीं, यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप है। अजात शत्रु आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ कनिष्क पढ़ना है। कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत आपका कहाँ हुआ था? तो याद रखना, कुंडलवन में, कश्मीर में, ईस्वी की पहली सदी में हुआ था। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीतों के आयोजन स्थल क्रम में आपको बताना है। तो 4 बौद्ध संगीत हुआ था साथियों। पहला आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। तो ये 4 बौद्ध संगीत हुए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो साथियों देखिए, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है? तो भाई जातक का, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा, पीटक। बौद्ध धर्म का जो पूजा का स्थल है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों, बौद्ध धर्म में जो पूजा का स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, चैत्य मंडप कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो भाई देखिएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष साथियों। याद रखिएगा, अश्वघोष। अगला है, आजीवक पंथ
का प्रवर्तक कौन है या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा मक्खली गोशाल। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो साथियों देखिए सिखवाद का जो प्रवर्तन है ये आपका 1500 ईसा पूर्व में या 1500 ईस्वी में, माफ करना 1500 ईस्वी में हुआ था, 16वीं सदी में। ठीक है, आगे देखिए सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो भाई सूफी धर्म आंदोलन का विकास साथियों 9वीं सदी में हुआ था, याद रखिए। देखिए अगला है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक याद रखना मोहम्मद साहब। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का मदीना में हुआ था। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो साथियों देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभदेव। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वह ऋषभदेव थे। ठीक है, आगे देखिएगा जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, याद रखिएगा। पहले आपके ऋषभदेव थे संस्थापक और टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। तो 24वां तीर्थकर जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना जैन धर्म के अंतिम और 24वां तीर्थकर कौन था? तो वह महावीर स्वामी, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के जन्म का नाम क्या था? तो याद रखना वर्धमान। देखिए जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन तीर्थकरों का जो जीवनी है उसका उल्लेख साथियों कल्प सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से। महावीर जन्मे थे कहाँ पर? महावीर यानी यही याद रखना महावीर स्वामी। ठीक है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? तो 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो हैं वह क्षत्रिय, याद रखना क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ये आपको याद रखना है। देखिए जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो याद रखिए जमाली। ठीक है, जमाली जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ? तो याद रखिएगा महावीर और बुद्ध दोनों ने ही उपदेश दिया था मगध नरेश में, याद रखिएगा मगध नरेश। अगला है बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? याद रखना, या बिंबिसार के शासनकाल में अगर आप इसको नहीं पढ़ना है तो इतना आपको याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने आपको बताया। ठीक है, उसी प्रकार ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं साथियों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखना। देखिए जैन धर्म जो है ना ये 2 संप्रदाय में बट गया था। जिस प्रकार बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था, उसी प्रकार जैन धर्म भी 2 भाग में बटा था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहा जाता था जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर उनको कहा जाता था जो कि नंगे रहते थे यानी नग्न रहते थे। देखिए जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो याद रखिए मोक्ष। ठीक है, आगे देखिए प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो साथियों प्रथम जैन सभा जो है 322 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखना। आगे देखिए इसी के बीच में हम जान लेते हैं आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था, याद रखना। और देखिए ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ठीक है, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा, रोमन गवर्नर थे पोंटियस जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, ये आपको याद रखना है। साथियों अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। चलिए तो देखिए मगध की राजधानी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी साथियों गिरिब्रज में, जिसको राजगिरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो देखिए 16 महाजन पदों की जो सूची है वो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है, याद रखिए। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। ठीक है, आगे देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र जिसको आप पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, याद रखना। पटना का ये प्राचीन नाम है साथियों पाटलिपुत्र। आगे देखिए पाटलिपुत्र बसा है कहाँ पर? तो भाई ये गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। अगला है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, याद रखिए। अगला है अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए अमित्र घात के नाम से किनको जाना जाता था? तो याद रखिएगा बिंदुसार को। आगे देखिए जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो भाई अवंती जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए उज्जैन में।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। आगे देखिए भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो ईरान ने किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में सबसे पहली बार हुआ था ईरानी शासक सिकंदर ने। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा सिकंदर, याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वो क्या कहलाता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो हाइडे स्पीज का युद्ध कहलाता है। इसको बित्सता का युद्ध भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे देखिए सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी साथियों 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो भाई याद रखना है बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जितने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जितने क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आज के इस क्लास में मिल जाएंगे प्राचीन भारत से। आगे देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भाई मौर्य वंश की जानकारी साथियों विष्णु पुराण से मिलती है, याद रखना। आगे देखिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो देखिए सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी थे, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो याद रखना चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भाई भारत का मैकियावेली चाणक्य को ही कहा जाता है। आगे देखिए चाणक्य, इनका दो अन्य नाम है, एक विष्णुगुप्त एक कौटिल्य। इनके कुल 3 नाम थे, याद रखना, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये किस पर आधारित है? तो याद रखना प्रशासन के ऊपर। आगे देखिए चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो याद रखना मेगास्थनीज। ये साथियों ये वही मेगास्थनीज हैं जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी, याद रखना, पूछा जाता है इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन, ठीक है, कहाँ बिताया था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन बिताया था श्रावण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में, याद रखना। आगे देखिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखिए शिलालेखों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो शिलालेख का प्राचलन जो है ये मौर्य शासक अशोक ने ही प्रारंभ किया था। अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था? तो अशोक ने धम्म ये कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद भारी रक्तचाप को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो भाई अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। साथियों ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो भाई अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो देखिए अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो है आपका सातवां वाला स्तंभ जो है वो सबसे लंबा है, याद रखिएगा। अशोक का नाम अशोक है, ठीक है, ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो देखिए अशोक का नाम अशोक जो है ये मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से पता चलता है। और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है इससे प्राप्त चलता है, याद रखना। ये पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक है ये कहाँ से प्राप्त चलता है? तो मास्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है एवं गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में? तो याद रखना भाब्रू अभिलेख में जो कि बैराट में स्थित है। और स्तंभलेख अभिलेख जो कि जयपुर राजस्थान से पाया गया है। आगे देखिए कलिंग
युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो साथियों देखिए, सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो भाई श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 या 1760 के बीच में, 1750 और 1760 के बीच में हुई थी। सर्वप्रथम किसने खोजा था अशोक के शिलालेखों को या अभिलेखों को? तो टी फेंथेलर ने, याद रखना, टी फेंथेलर ने। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप ने। कब? तो 1837 में। ठीक है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ठीक है। आगे देखिए, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख ये जानकारी देता है किसका? तो भाई हरिसेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है ये साथियों समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, याद रखना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। आगे देखिए, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, पुष्यमित्र शुंग। अगला है, भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? तो साथियों भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। आगे देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो वह भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो डेमेट्रियस प्रथम, आपको याद रखना है। आगे देखिए, डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? तो डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। साथियों पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो याद रखना 2। अब देख लेते हैं साथियों सातवाहन वंश को। तो देखिए, सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सिमुक ने। देखिए, दशराज युद्ध, यानी जिसे आप जानते हैं 10 राजाओं का युद्ध के नाम से, तो ये जो दशराज युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध, ये लड़ा गया था किस नदी के तट पर? तो ये साथियों परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो हैं ये हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो भाई भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाणों ने चलवाए थे, कुषाण शासकों ने। आगे देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी कब? तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो हैं ये गुप्त काल में जारी हुए थे, ये आपको याद रखना है। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो देखिए, सीसा का जो सिक्का है ये सातवाहनों ने चलवाया था, याद रखिएगा। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के नाम से भी जिनको जाना जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया किसके शासनकाल में? तो रुपये का जो सिक्का है ये भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है। आना का सिक्का किसने चलवाया था? तो साथियों आना का सिक्का जो है वो शाहजहां ने चलवाया था। सिक्कों की बात हो रही थी इसीलिए इसको यहाँ पर ऐड कर दिए थे। तो आना का सिक्का ये मुगल शासक शाहजहां ने चलवाया था। आगे देखिए, ये सब आपको पढ़ाएंगे जो अगला क्लास आएगा साथियों अभी मध्यकालीन इतिहास का, उसमें। ठीक है। आगे देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, याद रखिएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है किस काल में? तो गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में ही बनी है, याद रखिएगा, कुषाण काल में। देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो साथियों कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो भाई कनिष्क की पहले राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है। और कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा, यानी कनिष्क ने अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था पुरुषपुर से मथुरा में, याद रखना। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किस काल में? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में, साथियों याद रखिएगा। आगे देखिए, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था कब? तो दशमलव प्रणाली का जन्म जो है ये गुप्त काल में हुआ था, याद रखना। राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है साथियों ये शक संवत पर आधारित है। चरक कौन थे? तो भाई चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, साथियों याद रखना। चरक कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो देखिए, सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिए, वसुदेव या वासुदेव। अब साथियों गुप्त काल के बारे में
कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए गुप्त वंश की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, तो वायु पुराण से मिलती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप आंसर करते हो समुद्रगुप्त, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो याद रखना विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, सिक्कों पर बिना बजाते स्थित कौन नजर आते हैं, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तो साथियों आधुनिक भारत का क्वेश्चन ऐड हो गया है। चलिए यहाँ पर ये सब जान लेते हैं कि भारत का बिस्मार्क आपका हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। यहाँ पर ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, याद रखना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो भाई याद रखिएगा हरिसेन। देखिए प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था किसके शासनकाल में, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है फहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कब, तो 5वीं शताब्दी में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमदायित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था, तो याद रखिए उज्जैन में। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में। आगे देखिए गुप्तकालीन रजत यानी चांदी एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था, तो भाई गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनका नाम था रूपक, और जो सोने की मुद्रा थी उनका नाम था दिनार, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो साथियों याद रखिएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। आगे देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो साथियों देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, याद रखना। धर्मपाल जिन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखिए महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, तो महरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गंगई कोंड किसको कहा जाता है, तो भाई गंगई कोंड के नाम से राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था, याद रखना। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो साथियों देखिए गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भाई भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो साथियों देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है। आज आपका पूरा प्राचीन इतिहास जो है ना साथियों कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। अब साथियों यहाँ प्रमुख राजवंश को देख लेते हैं प्राचीन इतिहास के। देखिए वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भाई वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो साथियों याद रखिएगा नरवर्धन। ठीक है, आगे देखिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था, याद रखिएगा कन्नौज में। आगे देखिए भूमि देने की, ठीक है, भूमि देने की संपत्ति या सामत्ती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था, तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो चीनी यात्री थे वेनसांग, ये साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे, ठीक है, याद रखना। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखिए वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो वेनसांग द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह है सी यू की यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों में राजकुमार वेनसांग को ही कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी वेनसांग को ही कहा जाता है। आगे देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो साथियों हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो था बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहाँ पर, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। साथियों ये प्राचीन इतिहास के प्रमुख राजवंश से जो भी क्वेश्चन छूटे थे वो मैंने यहाँ पर जो है करा रहा हूँ अभी इस टाइम, ये आपको ध्यान से देखना है। जितने भी छूटे हुए क्वेश्चन हैं प्राचीन इतिहास के या फिर प्राचीन भारत के इतिहास से, वो सारे आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। अब आगे देखिए हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था, कहाँ, तो देखिए हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर कराता था, तो प्रयाग में, याद रखना। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु, याद रखना। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी,
कांचीपुरम में। कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नटराज की मूर्तियाँ ये किस काल की हैं? तो भाई नटराज की जो मूर्तियाँ हैं ये साथियों चोल काल की है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखिए राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मायनिखेट में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। आगे देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था किसने? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तेलप द्वितीय ने। आगे देखिए चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो भाई चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र, याद रखना, राजेंद्र तृतीय, याद रखना है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय, ठीक है। आगे देखिए भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिए ग्रीकों के द्वारा। नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो साथियों नौसैनिक शक्तियों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो चोल शासक। आगे देखिए स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किस वंश का? तो स्थानीय स्वशासन ये किस वंश की विशेषता थी? तो भाई याद रखिएगा चोल वंश की। आगे देखिए होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए होयसल वंश की राजधानी आपकी द्वार समुद्र में थी। नेक्स्ट है हुनों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? तो हुनों का जो आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, याद रखना। हुनों का प्रथम शासक कौन था? तो भाई हुनों का जो प्रथम शासक था वो था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। आगे देखिए टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? ये मध्यकालीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला अंतिम सुल्तान या सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा। मिहिरगुला पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो मिहिरगुला को किसने पराजित किया था? तो यशो बर्मन ने, याद रखिएगा। संगम युग का महान शासक कौन था? तो भाई करिकाल। संगम का तात्पर्य क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा कवियों की गोष्ठी, ठीक है। आगे देखिए प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ पर? तो प्रथम एवं तृतीय संगम जो है ये मदुरई में हुआ था, मुदेर में, ठीक है। मदुरै याद रखना, जिसको अभी मदुरई के नाम से जाना जाता है, वहीं पर प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। आगे देखिए द्वितीय संगम जो है ये आपका कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में, जो कि अलवे में स्थित है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अगस्त्य ऋषि, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। साथियों प्राचीन भारत के इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने आपको आज की इस क्लास में कंप्लीट करा दिया केवल 40 मिनट में। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है? आशा करते हैं कि आपका पूरा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो रिविज़न हो गया होगा आज के इस क्लास से। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास जो है कैसा लगा है। मैंने बहुत ही कम समय में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करके बहुत ही कम समय में आपको क्विक रिवीजन कराने का प्रयास किया था इस क्लास में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह बहुत ही जल्दी मध्यकालीन भारत के इतिहास का भी वीडियो एक प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।